हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी यूपी की जीके को देख रहे हैं। इससे पहले और भी क्लासेस करी हैं, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो उनका। अब देखो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में 1857 का विद्रोह, केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता को हम देख रहे हैं। ओके, जैसे कि लखनऊ को देखें, वहां से नेतृत्वकर्ता कौन था भाई? बेगम हजरत महल। ये किसकी पत्नी थी? वाजिद अली शाह की थी। ये जो वाजिद अली शाह थे अवध के अंतिम नवाब थे। अच्छा ठीक है, अगर हम देखें उनकी दूसरी बीवी कौन थी? ये बेगम हजरत महल थी, सेकंड बीवी थी ये। और इन दोनों के जो बेटे का नाम था वो बिजरिस कादिर था। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, बिजरिस कादिर, है ना। और अवध में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किसने किया है? यहां पर वो किया है बेगम हजरत महल ने, जिनको हम महक परी भी बोल देते हैं। महक परी। आ जाओ भाई, अब नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है झांसी। झांसी से जो नेतृत्व करता थी वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जो नाम था वो मणिकर्णिका था। क्या नाम था? मणिकर्णिका। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और अगर हम देखें 1857 की क्रांति की वीरंगाना, अंग्रेजों से वीरता पूर्वक इन्होंने युद्ध किया। ये झांसी से नेतृत्व कर रही थी, लेकिन ये ग्वालियर पहुंच गई। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ग्वालियर लड़ती हुई इनकी सेना, और ग्वालियर में जाके ह्यूरोज की सेना से हार जाती हैं और ये शहीद हो जाती हैं। तो किसकी सेना से हारी है? ह्यूरोज की सेना से। ओके, अगर हम देखें इलाहाबाद एवं बनारस, यहां से अगर आप देखोगे वो लियाकत अली कर रहे थे नेतृत्व। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विद्रोह का संचालन इनके हाथ में आप कह सकते हो। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते कानपुर, यहां से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब, और इनके मुख्य सैन्य नायक थे तात्या टोपे। कानपुर को अंग्रेजों से मुक्त कराने का इन्होंने प्रयास करा था, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर हम देखें मेरठ, मेरठ से ही 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। ओके, और अगर हम देखें इसका जो नेतृत्व है ये कदम सिंह जी कर रहे थे, और 1857 के प्रथम सशस्त्र विद्रोह का प्रारंभ स्थल यहीं से माना जाता है। संडे के दिन ये शुरू हो जाती है क्रांति। ओके, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। फिर क्रांतिकारी 11 मई को पहुंच जाते हैं मंडे के दिन दिल्ली, और पूरी क्रांति का नेता दिल्ली में जाके किसको मान लेते हैं? बहादुर शाह सेकंड को, जिसको हम जफर के नाम से बुलाते थे क्योंकि वो जफर के नाम से कविताएं लिखता था। अब ये तो बुजुर्ग थे, तो बख्त खां के हाथ में था नेतृत्व वास्तव में। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। 1857 की क्रांति के जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थल है हम वो देख रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई। मथुरा से जो नेतृत्व कर रहे थे वो देवी सिंह कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सॉरी, ओके, ध्यान रखोगे, आंदोलन इन्होंने किया है। आज भी नेक्स्ट पर अगर हम देखें कालपी से नेतृत्व करता तात्या टोपे। ओके, रणनीतिक युद्ध केंद्र, गौरिल्ला युद्ध शैली। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बरेली से कौन कर रहे थे नेतृत्व? खान बहादुर खान कर रहे थे। रुहेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व इनके हाथ में था। ओके, अगर हम देखें फैजाबाद से कौन कर रहे थे? ये कर रहे थे नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद जो थी वो अवध साम्राज्य की पहली राजधानी थी और दूसरी लखनऊ बनी थी। धार्मिक व सैन्य नेतृत्व में विद्रोह को बल दिया था इन्होंने। ओके, अगर हम देखें बागपत, बागपत से कौन कर रहे थे? बाबा शाहमल कर रहे थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बाबा शाहमल। किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था, ग्रामीण समर्थन मजबूत किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं इस पूरी क्रांति के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो देखो क्रांति के कारण तो कई सारे थे। अगर आपको याद हो 1848 से 1856 के बीच यहां पर ना डलहौजी था। कौन था वो? भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था। तो डलहौजी ने हड़प की नीति लगाई, उसमें उसने 3 रूल बनाए थे, और इसमें से जो ये तीसरा रूल था बड़ा खतरनाक था। इसने बोला कि जो रियासतें, तीसरे रूल में, जो रियासतें अंग्रेजों के आने के समय पर भारत में उपजी हैं, यानी कि उनके सामने यहां पर उपजी हैं, नई नई रियासतें बनी हैं, अगर वो किसी और के बेटे को गोद लेकर अपना आने वाला उत्तराधिकारी, अपना आने वाला सम्राट घोषित करेंगे तो उनका खुद में खुद साम्राज्य हमारे अंदर विलय माना जाएगा, अंग्रेजों में विलय माना जाएगा। ये ध्यान रखना। तो अब ऐसे ही सबसे पहले किसको लपेटा गया? सतारा को लपेटा गया। सतारा रियासत 1848 में इसी नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर ली गई। तो ऐसे ही कई सारी रियासतें, झांसी हो गई, उदयपुर हो गया, संबलपुर, जैतपुर हो गया, ऐसे सब अंग्रेजों ने लपेटना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जब आप देखोगे अवध में ये लागू नहीं हो रहा था, क्योंकि अवध में तो रियल बेटा था बिजरिस कादिर,
महक परी का यानी कि बेगम हजरत महल का, और किसका, वाजिद अली शाह का। अब जब वो रियल बेटा था तो अंग्रेज कह रहे थे कि यार ये तो किसी और के बेटे को गोद लेके बना ही नहीं रहे अपना उत्तराधिकारी, तो अवध को कैसे हड़पे। तो अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया गया था। उस समय अवध में 12 डिस्ट्रिक्ट आते थे। कितने डिस्ट्रिक्ट आते थे, 12 डिस्ट्रिक्ट आते थे। तो अवध को ऐसे हड़पा गया था कुप्रशासन के आरोप पर। 1856 में ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया अवध को। अच्छा ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, जैसे कोई राजा है, अब राजा जो है क्या काम कर रहा है, खिला रहा है बहुत सारे लोगों को। अब उसका साम्राज्य ब्रिटिश के यहां चला गया है ना, तो अब वो कैसे लोगों का पेट भर पाएगा, बाकियों का, बाकी का कैसे शासन चला पाएगा, क्योंकि अब तो ब्रिटिश के रूल चलेंगे आगे चल के, क्योंकि ब्रिटिश में शामिल हो गया उनका साम्राज्य। तो जनता में कहीं ना कहीं वैसे ही भड़कपन हो गया था शुरू। उसके बाद क्या हुआ कि 1856 में एनफील्ड राइफल आर्मी में शामिल की गई। उसमें चर्बी वाला कारतूस शामिल होता था, और उसमें चर्बी होती थी सुअर की चर्बी और गाय का मांस उस कारतूस में। तो हिंदू और मुस्लिम जो सैनिक थे उनको यह लगा कि जब हम इसको खोलेंगे मुंह से कारतूस को, तो कहीं ना कहीं हम दोनों का धर्म भ्रष्ट होगा। तो तत्कालिक कारण यह माना जाता है। ठीक है भाई, और फिर आगे चलकर 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हो जाती है। ठीक है भाई, रोटी और कमल इसका क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा, ये आप ध्यान रख सकते हो। अब देखो ये बात तो हो गई, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के एरिया में हुई। हाँ, इस क्षेत्र से सैनिक बहुत ज्यादा थे, और इस क्षेत्र से आप कह सकते हो कि जगह भी बहुत ज्यादा थी जहां पे विद्रोह हुआ। अब अगर हम ये देखें कि आपको याद हो 28 मार्च 1857 को, यानी कि 10 मई से पहले 28 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के एक सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सर्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद उनको 28 मार्च को ही या फिर 8 अप्रैल को, कई जगह लिखा हुआ है 28 मार्च और कई जगह लिखा हुआ 8 अप्रैल, उनको फिर फांसी दे दी थी 1857 में ही। उसके बाद 10 मई को 1857 से मेरठ से क्रांति शुरू हो जाती है। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। जैसे पंजाब से नेतृत्व कर रहे थे गुरु राम सिंह जी, नेतृत्व कर रहे थे। मुजफ्फरनगर से भगवान सिंह कर रहे थे नेतृत्व। ऐसे ही अगर आप देखोगे राव तुलाराम रेवाड़ी से कर रहे थे। ओके, बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। तो ऐसे नेतृत्व करता थे। ऐसे बिहार से कौन कर रहे थे, अगर आप देखोगे उनके तो एक हाथ भी जो है, ध्यान रखोगे, जो कुंवर सिंह थे उनका तो एक हाथ भी कट गया था गोली लगने की वजह से, समझ गए। तो कुंवर सिंह और अमर सिंह, कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह, वो बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। तो ऐसे था ये कुछ। ठीक है भाई, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वहां पर उत्तर प्रदेश में सल्तनत कालीन प्रमुख, है ना भाई, स्थापत्य संक्षेप में देखते हैं। अब हम देखते हैं जामा मस्जिद को। पहले ये आपकी स्थान है बदायूं के अंदर। निर्माता अगर आप देखोगे सुल्तान इल्तुतमिश, क्योंकि वही वहां का सूबेदार भी रहा था, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, अगर हम देखें, और फिर इल्तुतमिश जाके बाद में सुल्तान ही बन गया था 1211 से 1235 के बीच में, 1211 से 1236 के बीच में। ओके भाई, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। उससे पहले ये बदायूं का सूबेदार था। उत्तर भारत की प्रारंभिक सल्तनत कालीन मस्जिदों में से एक आप इसको बोल सकते हो। अगला है अटाला मस्जिद, जौनपुर के अंदर। जौनपुर जौना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, इससे पहले हमने क्लास में देखा है। और यहां पर शर्की साम्राज्य चलता था। और ये जो अटाला मस्जिद है ये इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई है। शर्की स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये जरूर ध्यान रखना किस शैली का है। ठीक है भाई, बोलता है झंझरी मस्जिद, ये आपको स्थान मिलेगा जौनपुर में, इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई, और ये जालीदार झंझरी स्थापत्य के लिए ये प्रसिद्ध है। अगर हम देखें जामा मस्जिद जौनपुर, ठीक है भाई, ये हुसैन शाह शर्की की, ये भी आप ध्यान रखोगे। और अगर हम देखें निर्माण आरंभ है इब्राहिम शाह शर्की के समय से, लेकिन इसको आगे जाके हुसैन शाह शर्की ने कंप्लीट करवाया। विशाल गुंबद व ऊंचे मेहराब इसकी विशेषता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। आगरा शहर की स्थापना, है ना भाई, और ये करी है 1504 में लोधी वंश के सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश की प्रमुख प्रशासनिक राजधानी रही है ये। अगर हम देखें जौनपुर नगर की स्थापना, ये फिरोज शाह तुगलक ने करी है। पूर्वी उत्तर भारत का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र आप इसको बोल सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। अगर हम देखें फतेहपुर सीकरी आगरा के पास पड़ता है, और ये अकबर ने इसकी स्थापना करी थी। अकबर की 1571 से 1585 के बीच में ये राजधानी भी रही है। अकबर की राजधानी आगरा तो रही थी, फिर ये भी बनी, फिर काबुल और लाहौर भी, तो 4 राजधानी उसकी रही थी। अकबर की अस्थायी राजधानी स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा।
यही फतेहपुर सीकरी में आपको बुलंद दरवाजा देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे ये, और यहां पर आपको एक जामा मस्जिद भी देखने को मिल जाएगी, यहां पर भी समझ गए। ये जो जामा मस्जिद है यहां पर फतेहपुर सीकरी में, इसे क्या बोला जाता है? शान ए फतेहपुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शान ए फतेहपुर। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी ये अकबर ने बनवाया था। गुजरात विजय की स्मृति में निर्मित भव्य प्रवेश द्वार है। 1573-74 में उसने गुजरात विजय कर ली थी। फिर 1602 में ये बनकर तैयार हो गया था। ठीक है भाई, और 1605 में अकबर की डेथ ही हो गई थी। आगरा का किला, अब ये आगरा का जो किला है ये लाल किला ही है, याद रखना। ठीक है, जैसे दिल्ली के अंदर आपको लाल किला मिल जाता है, दिल्ली वाला वो शाहजहां ने बनवाया है, और ये वाला किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। आगरा में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है एक विशाल दुर्ग, ध्यान रखना रेड सैंडस्टोन से आपको बना हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम देखें, बोलता है इसमें से जहांगीर महल, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? जहांगीरी महल आगरा में। ये किसने बनवाया है? अकबर ने। राजपूत मुगल स्थापत्य का सुंदर मिश्रण आपको ये देखने को मिल जाएगा। आ जाओ इधर, बोलता है पंचमहल एवं हवा महल, हालांकि इसको पंचमहल के ही नाम से जानते हैं, असल में हवा महल आपको कहां देखने को मिलेगा? जयपुर में। तो ये फतेहपुर सीकरी मिल जाएगा, अकबर ने बनवाया, बहुस्तरीय स्तंभ पर आधारित महल है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में मिल जाएगा, और ये जो थे नूरजहां के पिता थे एतमादुद्दौला, और ये आगरा में उसी ने बनवाया था, नूरजहां ने अपने पिता के नाम से। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, निर्माता नूरजहां, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। ताजमहल की प्रेरणा माना जाता है इसको। ठीक है भाई, यानी कि ऐसे बोलता है कि भाई ताजमहल को इसी से देख देख के बनाया गया। वैसे ताजमहल को हुमायूं के मकबरे से भी देख देख के बनाया गया है, जो दिल्ली के अंदर है हुमायूं का मकबरा, उससे। तो ये जो आपको देखने को मिलता है ना एतमादुद्दौला का मकबरा, ये पित्रा शैली में बना हुआ है। हमारे देश में पहली कोई संरचना है जो पित्रा शैली में बनी है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। पित्रा शैली होती है जो संगमरमर होता है, उस पर अलग अलग तरीके के पत्थर जड़दा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। अकबर का मकबरा सिकंदरा में मिल जाएगा, और ये आगरा सिकंदरा में है, और जहांगीर ने बनवाया है। मुगल उद्यान शैली का उत्कृष्ट उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। ताजमहल आपको पता है भाई, है ना, आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया, मुमताज महल की स्मृति में निर्मित है, और ये एक विश्व धरोहर है। और आपको पता है दुनिया के 7 वंडर्स में भी आता है ना भाई। अब तो खैर 8 वंडर हो चुके हैं, 8 अजूबे हो चुके हैं, तो उनमें ही आता है। उत्तर प्रदेश के समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को अब इसमें देखते हैं। अगर हम देखें, हिंदुस्तान काला कांकड़ में ये प्रकाशित होता था। अगर हम देखें, इसके प्रकाशक और संपादक स्वामी राजा रामपाल सिंह हो जाएंगे, और वर्ष 1883 में ये शुरू हुआ है, और हिंदी पत्रकारिता का प्रमुख प्रारंभिक पत्र आपको देखने को मिल जाएगा। प्रजा हितैषी ये आगरा में आता था, और इसके प्रकाशक है राजा लक्ष्मण सिंह, और ये वर्ष 1855 से शुरू हुआ। सामाजिक एवं जनहित के मुद्दों पर यह केंद्रित था। अब अगला है कवि वचन सुधा, बनारस के अंदर आता था। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, और 1867 से शुरू हुआ है। आधुनिक हिंदी साहित्य एवं, ध्यान रखोगे, पत्रकारिता की आधारशिला इसने रखी है, आप कह सकते हो। अगर हम देखें, हरिश्चंद्र मैगजीन काशी में ही, वाराणसी में यह शुरू हुआ। संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाते हैं, 1873 से शुरू होता है। साहित्यिक एवं सामाजिक चेतना की पत्रकारिता आप कह सकते हो। हिंदी प्रदीप ये इलाहाबाद प्रयागराज में शुरू हुआ। संपादक है इसके बालकृष्ण भट्ट, बहुत आता है, ध्यान रखना, 1877 में शुरू हुआ। राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन देने वाला पत्र है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अगला वाला हम देखते हैं इसमें कि भी भारत जीवन, ये बनारस में काशी में। संपादक है रामकृष्ण वर्मा, और ये वर्ष 1884 में शुरू हुआ है। सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है। हिंदुस्तान रिव्यू, इसके संपादक सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। इसकी एग्जैक्टली ईयर तो नहीं मालूम है, तो राजनीतिक व बौद्धिक विचारों की प्रतिष्ठित पत्रिका आप इसको कह सकते हो। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इंडिपेंडेंस, इसके संपादक हैं मोतीलाल नेहरू जी। 1919 में ये शुरू हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा प्रभावशाली पत्र आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। तो पहला उत्तर प्रदेश में वो इलाहाबाद में हुआ था, जिसको प्रयागराज बोलते हैं। 1888 में इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल।
महत्व, पहली बार किसी अंग्रेज व्यक्ति ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं, याद रखना। हम कांग्रेस के सबसे पहले अधिवेशन 1885 वाले की बात नहीं कर रहे, यूपी में जो हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, और ये यूपी के ही अधिवेशन है। अब इसमें दूसरा वाला सबसे ज्यादा बार आता है पेपर में, ये जरूर आप ध्यान रखोगे भाई, ठीक है। तो 1892 में फिर से इलाहाबाद में हुआ, यानी कि प्रयागराज में। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। महत्व, मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी इसमें, ओके। अगला देखते हैं, फिर 1899 में लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त हो जाते हैं। और महत्व है, देखो ये जो जैसे बंगाली में ना रमेश को रोमेश बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो महत्व, कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया। 1905 का बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता करी है। गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद इसमें उभरे थे, और स्वदेशी आंदोलन को भी यहीं पर अपनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखोगे। अगर देखिए 1910 का इलाहाबाद में फिर से विलियम वेडरबन, इन्होंने अध्यक्षता करी है। महत्व, भारतीय प्रेस अधिनियम और देशद्रोही सभा अधिनियम को वापस लेने की मांग की गई थी, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जहां पर नरम और गरम दल वापस से एक हो गए थे। अंबिका चरण मजूमदार। महत्व, कांग्रेस के दोनों गुटों का पुनर्मिलन हुआ। कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, जिसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं, यहां पर हुआ, हालांकि यह समझौता लंबे समय टिक नहीं पाया था। उसके बाद 1925 कानपुर अधिवेशन, अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, है ना भाई। महत्व, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनकर उभरी थी सरोजिनी नायडू जी। कौन भाई? सरोजिनी नायडू जी। 1936 लखनऊ का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता ये जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। महत्व, पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं मेरठ, ठीक है भाई। 1946 का जे.बी. कृपलानी। महत्व, स्वतंत्रता से ठीक पहले का महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये, और जे.बी. कृपलानी जी ने इसकी अध्यक्षता करी है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरण को देखते हैं संक्षेप में। जैसे कि आप सुनते हो नोएडा, इसका मतलब क्या है? अगर आप देखोगे, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1976 में हुई है। राज्य का पहला नियोजित औद्योगिक नगर, आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स हब इसको आप बोल सकते हो। फिर बना है बीडा, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, स्थापना 1981 में। कालीन उद्योग व हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध। ओके, अगला देखते हैं गीडा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, स्थापना 1988 में। पूर्वांचल के औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र। फिर है सीडा, यह है सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 1989 में बना है। जौनपुर क्षेत्र में उद्योग को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। ओके, फिर अगला कौन सा है? ग्रेटर नोएडा, व्रत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 1991। आधुनिक औद्योगिक व शैक्षणिक नगर, लीडा, ये बना है लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, 2005 में बना है। राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। उसके बाद है यीडा, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, स्थापना है 2001। यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक कॉरिडोर विकास। ओके, ये थी तुम्हारी आज की क्लास। अब इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो विनीश चौधरी ऐप पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। और ये यूपी जीके की इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इनको ध्यान से पढ़ो, है ना। पेपर में यहां से चीजें जब आएंगी तो आप आराम से बना सकते हो। ओके, ऐप पर भी हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, थ्योरेटिकल आप वहां से पढ़ सकते हो बिंदास। ओके भाई, तो ये थी तुम्हारी क्लास, और 3 बजे से 4 बजे के बीच में आपको क्लास देखने को मिल जाती है। ओके, 5 बजे हमारी यूपी पुलिस के लिए जीएस की क्लास लाइव चल रही है, और 9 बजे एसएससी एमटीएस और जीडी की क्लास लाइव चल रही है। थैंक यू, टाटा बाय बाय, मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते, अपना पढ़ते रहो, तब तक।